हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केआर के लॉ क्लासेस। मैं हूं काशिफ खान और मैं आज आपके साथ हिंदू लॉ के फिफ्थ लेक्चर में बात करने वाला हूं काइंड्स ऑफ मैरिज को। मैरिज कितने प्रकार का होता है इसको इस वीडियो में हम समझेंगे। उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उनको भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अपने इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं इस रिगार्ड में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ मैरिज की बात करें तो मैरिज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है वैलिड मैरिज, फिर है वॉइड मैरिज और फिर आता है वॉइडेबल मैरिज। जो वैलिड मैरिज है उसका प्रोविजन सेक्शन 5 में दिया गया है। हालांकि ये जो सेक्शन है वो इसको डिफाइन नहीं करता है, ये कुछ कंडीशन बताता है। उस कंडीशन के फुलफिल होने पर मैरिज को वैलिड मैरिज करार दिया जाएगा। दूसरा आता है वॉइड मैरिज, जिसका प्रोविजन जो है वो सेक्शन 11 में दिया गया है। ये कहता है कि अगर इस कंडीशन में मैरिज होती है तो उस मैरिज को वॉइड कहा जाएगा। ये मैरिज ऐसी होती हैं जो कि अनलॉफुल होती हैं या फिर इनवैलिड होती है किसी लॉ के अंडर में। फिर आती है वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज से यहाँ पे आप अगर आप पार्ट को डिवाइड करेंगे तो वॉइड एबल मतलब कि कोई ऐसी मैरिज जिसको वॉइड किया जा सकता है। इसका प्रोविजन जो है वो सेक्शन 12 में दिया है और ये कहता है कि एक तरह से ये वैलिड होती है मैरिज, लेकिन एक अदर पार्टी को यहाँ पे वो ऑप्शन रहता है कि वो उस मैरिज को जो है वो वॉइड कर सके, एनल कर सके। तो यहाँ पे जो है एक पार्टी के पास ये राइट रहता है कि उस मैरिज को वो खत्म कर सकता है अगर कुछ सिचुएशन में मैरिज होती है तो चलिए अब इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैलिड मैरिज की। सेक्शन 5 जो है वो 5 कंडीशन बताता है, अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज कंसीडर की जाएगी। पहला आता है मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब यह है कि एक इंसान एक ही शादी कर सकता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो शादी कर रहा है और उसका कोई स्पाउस उस टाइम जीवित है तो यहाँ पे वो बाईगैमी के लिए लायबल होगा और ये जो है एक तरह से इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसको इन्फ्रिंज करना समझा जाएगा। अब एक इंसान मान लीजिए पहले कोई शादी कर चुका है और उसका जो पार्टनर है उसकी डेथ हो चुकी है या फिर उसने शादी करी और उसका उससे डिवोर्स हो चुका है, तब वो यहाँ पे दूसरी शादी करने के लिए जो है वो कैपेबल माना जाएगा। अब मोनोगैमी से यहाँ पे मतलब यही है, मैंने जैसे कि बताया आपको कि एक इंसान एक शादी कर सकता है। यहाँ पे जो पोलीगैमी का कंसेप्ट है उसको प्रोहिबिट करता है हिंदू मैरिज एक्ट। हालांकि इस एक्ट से पहले 1955 के एक्ट से पहले पोलीगैमी थी, तो उस टाइम में जो भी मैरिज हुई थी उसको हिंदू मैरिज किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कि जो पहली मैरिज हुई हो वो भी एक वैलिड मैरिज हो और जो दूसरी मैरिज हुई हो वो भी पूरी तरीके से वैलिडली मैरिज की गई हो, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी मैरिज होगी उसको कोर्ट ऑफ लॉ जो है ये कहता है कि वो वॉइड एब इनिशियो होगी या फिर उसको हम कह लें नल एंड वॉइड कंसीडर की जाएगी। जो सेकंड मैरिज है वो किसी भी तरीके से जो है एग्जिस्टेंस में तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो पर्सन है उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा बाईगैमी के लिए अगर उसने दूसरी मैरिज की है तो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केस है जैसे कि यमुना बाई वर्सेस अनंतरा, ये 1988 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि बाईगेमस मैरिज में जो सेकंड मैरिज होगी उसमें वाइफ का कोई भी स्टेटस नहीं होगा और जो मैरिज होगी वो नल एंड वॉइड कंसीडर की जाएगी। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आता है प्रिया बाला वर्सेस सुरेश चंद्रा, ये 1971 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक्यूज ये कबूल भी कर लेता है कि उसने सेकंड मैरिज करी है, तब भी ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये ड्यूटी है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस्टेब्लिश करे कि सेकंड मैरिज है वो सोलेमनाइज्ड हुई है, मतलब कि जो पार्टीज है उसने दूसरी मैरिज करी है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या अपोस्टल टू इस्लाम जो है वो एक तरह से मैरिज को डिसॉल्व करता है, जो पहली मैरिज है उसको क्या डिसॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट केस है सरला मुडगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई एक इंसान हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका जो पहले मैरिज है, जो उसने पहले मैरिज कर रखी है, वो इप्सो फैक्टो डिसॉल्व नहीं होगी। उसको कोर्ट में जाके पहले जो है मैरिज को डिसॉल्व कराना पड़ेगा और वहां उसके बाद ही वो दूसरी शादी कर सकता है। अगर वो बिना डिसॉल्व कराए दूसरी शादी कर लेता है तो वहां पे वो जो है माना जाए कि उसने वॉलेट किया है प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और वो बाईगैमी के लिए लाइबल भी होगा। फिर इसी केस को रिव्यू किया गया लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ये 2006 का केस है। और यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर एक इंसान की शादी एक पर्सनल लॉ से होती है तो वो शादी जो है वो दूसरे पर्सनल लॉ से जो है डिसॉल्व नहीं होगी अगर पार्टी जो है अपना रिलीजन चेंज कर देता है। तो मान लीजिए कि कोई हिंदू ने हिंदू धर्म के हिसाब से शादी करी, अब वो जो है बाद में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी जो मैरिज डिसोल्यूशन होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी, ना कि मुस्लिम मैरिज एक्ट उसको गवर्न करने लगेगा उनकी शादी को। सो आई होप ये जो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब समझते हैं कि अगर कोई इस प्रोविजन का कंट्रावेंशन करता है, मतलब इस प्रोविजन को कोई तोड़ता है, तो उसको क्या सजा होगी या इसका क्या इफेक्ट होगा। जो सबसे पहले ये जो मैरिज होगी वो नल एंड वॉइड कंसीडर की जाएगी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब कि उस शादी का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जो पर्सन शादी करेगा दूसरी, वो पनिशेबल होगा बाईगैमी के लिए अंडर सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अब जो सेकंड कंडीशन है वो है मेंटल हेल्थ एंड सैनिटी, मतलब कि यहाँ पे जो इंसान है जो शादी कर रहा है वो साउंड माइंड होना चाहिए और वो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से सफ़र नहीं कर रहा हो जिससे वो वैलिड कंसेंट ना दे पाए। मतलब कि अगर वो किसी तरीके से डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है और वो कंसेंट देने में असमर्थ है, वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है, तब भी वहाँ पे जो है मैरिज जो है वो यहाँ पे सही नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पे 3 चीज़ें कही गई है। पहला कि वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, उसका दिमागी संतुलन ठीक हो, वो मैरिज में कंसेंट दे सकता है, उसके लिए कैपेबल है, लेकिन वो किसी तरीके के मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो जो इस एक्सटेंड का है कि वो उसके लिए कि वो अनफिट हो मैरिज के लिए और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, मतलब बच्चे नहीं पैदा कर सकता, वो मैरिज के लिए फिट नहीं है, उस तरीके का कोई जो है उसको डिसऑर्डर हो, मेंटल डिसऑर्डर हो। उसके बाद आता है उसको कि अगर कोई टाइप की इंसैनिटी के अटैक आती हो, मतलब कि उसको दौरे पड़ते हो, तब वो यहाँ पे मैरिज के लिए जो है वो कैपेबल नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर कोई इस प्रोविजन का कंट्रावेंशन करता है तो वहाँ पे उसकी जो मैरिज होगी वो वॉइडेबल होगी, मतलब कि जो पर्सन सेन था, जो पर्सन साउंड माइंड था और कोई पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड है, उससे उसकी शादी होती है, तो जो सेन पर्सन है उसके पास ये राइट होगा कि वो मैरिज को जो है वॉइड डिक्लेयर करा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके। अब जो नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो है एज ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज की एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे पार्टीज में जो लड़का है उसकी एज जो है वो 21 ईयर होनी चाहिए मिनिमम, और जो लड़की है उसकी 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। पहले जब ये एक्ट बनाया गया था 1955 का, तब यहाँ पे लड़के की एज 18 रखी गई थी और लड़की की एज जो है वो मिनिमम 15 रखी गई थी। लेकिन चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ और जिसने ये जो एज है उसको बढ़ाकर 21 और 18 कर दिया। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट का। अगर कोई इस प्रोविजन को कंट्रावेंट करता है तो यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है जो इस तरह की मैरिज को या तो वॉइड कहता हो या वॉइडेबल कहता हो। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, तो ये कहता है कि इस तरीके की मैरिज जो है वो वॉइडेबल होगी एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु वाज द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब कि अगर दोनों पार्टी चाइल्ड हैं तो दोनों को जो है वो वॉइडेबल होगी और दोनों के पास राइट होगा कि उस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दे मैरिज को आगे जाके। लेकिन अगर मान लीजिए लड़की है यहाँ पे, तो लड़की के लिए एक अलग प्रोविज़न दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के जो सेक्शन 13 सब क्लाउज 2(4) है, वो ये कहता है कि उसके पास ऑप्शन ऑफ पुबर्टी है, मतलब कि अगर उसकी शादी 15 साल से पहले हुई है तो मैरिज को जो है रेपुडिएट कर सकती है, चाहे वो कंज्यूमेटेड हुई हो चाहे ना हुई हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 18 है वो इसके लिए पनिशमेंट भी देता है कि मतलब अगर कोई ऐसा है वो मैरिज करता है इस एज से कम एज में, तो वहाँ पे जो है जो मैरिज करवाएगा उसको जो है 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है या फिर उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 लाख तक, या फिर दोनों चीज़ें की जा सकती है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जो फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है, ये है अवॉइडेंस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। दिया गया है सेक्शन 5 के सब क्लाउज 4 में। ये कहता है कि अगर कोई पार्टीज प्रोहिबिटेड डिग्री के रिलेशनशिप में आता है और अगर उनका कस्टम या यूसेज गवर्न करता है, उनको परमिट करता है इस तरह की शादी करने के लिए, तब उनकी शादी वैलिड होगी। लेकिन अगर कस्टम एंड यूसेज परमिट नहीं करता है तो वो उनकी शादी जो है वो वॉइड मानी जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से लोग डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 3 का सब क्लाउज जी। ये कहता है जो भी पर्सन एक दूसरे से लीनियल एसेंडेंट होते हैं, मतलब कि आपके रिलेशन से ऊपर क्लास के लोग, मतलब आपके मदर फादर, आपके जो है दादा दादी, नाना नानी, ये सब आपके ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है आपका वाइफ ऑफ एंड और हस्बैंड ऑफ लीनियल एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट, मतलब कि आपकी ऊपर ही कैटेगरी तो यहाँ पे हो गई, कवर हो गई, लेकिन यहाँ पे नीचे ही कैटेगरी जो आपकी बेटी हो गई, आपके जो है वहाँ पे पोती हो गई, या आपका पोता हो गया, आपका बेटा हो गया, ये आपके नीचे ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो है उनकी वाइफ या उनके जो हस्बैंड होंगे उनसे आप शादी नहीं कर सकते। फिर बात करता है यहाँ पे जो थर्ड है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये कहता है वाइफ ऑफ ब्रदर, आपकी भाई की वाइफ, फिर आपके फादर के ब्रदर की वाइफ, मतलब आपके चाचा की वाइफ, आपकी यहाँ पे मदर्स ब्रदर, मतलब कि आपके मामा की वाइफ, फिर आपके आते हैं ग्रैंड फादर्स के ब्रदर, मतलब कि आपके दादा के भाई की वाइफ, या फिर उसके बाद आता है आपके ग्रैंड मदर्स के ब्रदर, मतलब कि आपकी जो दादी हैं उनके भाई की वाइफ। ठीक है, तो ये जो ऊपर की कैटेगरी है और नीचे की जो कैटेगरी है उनकी में जो मेल लोग हैं उनकी जो वाइफ है उनसे भी आप शादी नहीं कर सकते। फिर आते हैं यहाँ पे ब्रदर सिस्टर अंकल नाइस आंट नेफ्यू
चिल्ड्रंस ऑफ ब्रदर सिस्टर और 2 ब्रदर्स और 2 सिस्टर, मतलब कि अपने जो भाई बहन हैं उनके बच्चों से नहीं कर सकते हैं, अपने भाई बहन से नहीं कर सकते हैं, अपने अंकल आंटी से नहीं कर सकते हैं, अपने भतीजा भतीजियों से नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कैटेगरी बना दी गई है, जो कुछ रिलेशनशिप से आते हैं, ब्लड रिलेशनशिप से आते हैं या फिर कोई मैरिज से रिलेशनशिप से बनते हैं। तो इन तरह के जो रिलेशनशिप के लोग हैं उनसे आप शादी यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई कस्टम एंड यूसेज गवर्न करता है और वो ये परमिट करता है कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आप शादी कर सकते हैं, तो वो शादी वैलिड मानी जाएगी अगर आप शादी करते हैं तो। सो नॉर्मल समझने के लिए एक कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने कहीं एक इंटरनेट में मुझे ये पिक्चर मिली थी। तो ये जो है मैन जो है ये इन लोगों से डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड में शादी नहीं कर सकता, और ये जो है वुमेन जो है वो इन जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है इनसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये या तो डायरेक्टली बाई ब्लड जो है इनसे रिलेटेड है या फिर बाई मैरिज जो है वो इनसे रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं क्या इफेक्ट होगा अगर कोई कंट्रवेंशन करता है इस प्रोविजन का। तो इनके बीच में जो भी मैरिज होगी वो वॉइड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इसके अलावा अगर कोई लोग ऐसे शादी करते हैं, मतलब डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर शादी करते हैं, तो उनको सजा हो सकती है जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 महीने के लिए, या उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1000 रुपए तक के लिए, या फिर दोनों। फिर आता है फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट, जो बात करता है अवॉइडेंस ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप। मतलब कि आप जो है अगर सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब कि सेम पिंड से हैं, तो यहाँ पे आप एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। अब सपिंडा क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, इसको थोड़ा समझने के लिए जो है थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको वीडियो को। ये जो है सेक्शन 3 का सब क्लॉज एफ है, वो बात करता है सपिंडर रिलेशनशिप की। ये कहता है कि सपिंडर रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ ascent through the mother and fifth generation inclusive in the line of ascent through the father, the line being traced upward in each case from the person concerned who is to be counted as the first generation. सो ये चीज आप पहले यहाँ पे समझ लीजिए। दूसरा ये लाइन ये कहता है कि 2 पर्सन आर सेड टू बी सपेंडा ऑफ ईच अदर इफ वन इज लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द लिमिट ऑफ सपेंडा रिलेशनशिप, एंड इफ दे हैव अ कॉमन लीनियल असेंडेंट हु इज विद इन द लिमिट ऑफ सपेंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे एक चीज को समझना बस इतना है कि ये 5 जनरेशन फादर के ऊपर बताता है और 3 जनरेशन मदर के तरफ से बताता है कि उसमें अगर कोई भी आपका आता है तो वो सपेंडा रिलेशनशिप में आएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के रिलेशनशिप में आएगा, अगर कोई थर्ड पर्सन का भी जो सपिंडर रिलेशनशिप आता है और आपका भी ऊपर जाके कॉमन हो जाता है, तो यहाँ पे वो भी आपके सपिंडर रिलेशनशिप में आएंगे। इसको एक चार्ट से हम समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट ये चार्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे 5 जनरेशन है, जैसा कि उसने कहा जो भी बंदा है उससे काउंट किया जाएगा। तो इनसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे ये हो गया 5। तो ये सारे जनरेशन जो है वो इनकी जो है सपिंडर रिलेशनशिप में आएंगे, और ये इनकी वाइफ हैं, ये मतलब ये अगर सन है तो ये इनसे शादी नहीं कर सकता है किसी से भी। और यहाँ पे अगर ये डॉटर होगी तो यहाँ पे जो है ये इनसे किसी से शादी नहीं कर सकती। और यहाँ पे मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, इनका कोई और एक बच्चा है, इनकी एक बच्चे के अलावा इनका एक और बच्चा है और इनका एक और बच्चा है, तो इनका जो है यहाँ पे मान लीजिए एक और है डी, डॉटर है इनकी, तो यहाँ पे भी इनके जो सपिंडर हैं वो एक कॉमन हो गए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये जो है इनमें से शादी किसी नहीं कर सकता, यहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे से शादी जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इनके जो सपिंडा है वो कॉमन है, ऊपर जाके जो है सारे एक ही जगह मिल जाते हैं, तो इनसे भी ये जो है शादी नहीं कर सकते हैं। सो अब समझते हैं कि क्या इफेक्ट होगा अगर कोई इस प्रोविजन का कंट्रवेंशन करता है तो इस तरह की जो भी मैरिज होगी वो वॉइड होगी। हालांकि अगर कस्टम एंड यूसेजेस आपको गवर्न करते हैं और आपको परमिट करते हैं सपिंडा रिलेशनशिप में शादी करना, तो वहाँ पे मैरिज जो है वो वैलिड होगी। और यहाँ पे अगर कोई शादी करता है तो वहाँ पे उनको भी सेम चीज़ है कि 1 मंथ तक की जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या उनके ऊपर 1000 तक का फाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो दोनों रिलेशनशिप है, सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्री, वो दोनों इंक्लूड करते हैं रिलेशनशिप बाय हाफ ब्लड, रिलेशनशिप बाय यूटेरिन ब्लड और फुल ब्लड। उसके बाद इलेजिटिमेट लेजिटिमेट ब्लड ये भी इंक्लूड करता है, और रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड। तो हाफ ब्लड से कैसे क्या समझते हैं, हाफ ब्लड यहाँ पे ये मतलब होता है कि अगर किसी इंसान का फादर सेम हो लेकिन मदर जो है अलग अलग हो तो वो हाफ ब्लड में आएंगे। किसी इंसान का फादर अलग अलग हो मदर सेम हो तो वो यूटेरियन ब्लड में आएंगे, और किसी इंसान का फादर मदर सेम हो तो वो फुल ब्लड में आएंगे। फिर लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट से आप समझते हैं कि जिसकी जो है मैरिज से जो है शादी होके और बच्चा होता है तो उनको लेजिटिमेट माना जाता है। जिसकी जो है वो मैरिज से नहीं होती, कोई और तरीके के रिलेशनशिप आप में आप रहते हैं और आपका बच्चा हो जाता है तो उसको इलिजिटिमेट समझा जाता है। फिर अडॉप्शन, यहाँ पे तो आप समझते हैं किसी को गोद लेना होता है उसको अडॉप्शन किया जाता है, और बाई ब्लड मतलब कि कोई आपका खुद का बच्चा हो।
तो इन सारे रिलेशनशिप में सपिंडा काउंट किया जाएगा अगर इसमें इनमें से किसी चीज़ के थ्रू भी आप प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं या फिर सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो शादी एक दूसरे से नहीं कर सकते। अब बात करते हैं वॉइड मैरिज क्या होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, वॉइड मैरिज वो मैरिज होती हैं या तो वो अनलॉफुल हो या फिर वो इलीगल होती हैं आई ऑफ लॉ में, मतलब कि लॉ उसको इलीगल समझता है। तो यहाँ पे इसको तीन चीज़ें बताई गई हैं। पहला कि अगर कोई ऐसा इंसान है वो पहले से शादीशुदा है और दूसरी शादी कर रहा है, मतलब कि बाईगैमी कर रहा है, तो वो जो है यहाँ पे उसकी जो दूसरी शादी होगी वो वॉइड मानी जाएगी। या फिर वो प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी कर रहा है या फिर सपिंडा में शादी कर रहा है, तो वो उसकी जो मैरिज है वो वॉइड मानी जाएगी। अब वॉइड मैरिज का मतलब यहाँ पे ये कि वॉइड जो है फ्रॉम द बिगनिंग मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले वो वैलिड थी और बाद में उसको वॉइड कंसिडर किया गया। जिस टाइम से मैरिज होगी तभी से उसको वॉइड माना जाएगा। और यहाँ पे वाइफ जो है या हस्बैंड का किसी भी तरीके का कोई भी एक राइट यहाँ पे नहीं होगा। वो वाइफ और हस्बैंड किसी भी तरीके से कंसीडर नहीं किए जाएंगे। कोई भी तरीके का उनका स्टेटस नहीं होगा, किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन, कोई भी लायबिलिटी पार्टी एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं करेगा। और पार्टीज के पास ये राइट है कि बिना कोर्ट जाए वो अपनी शादी जो है एक दूसरे से तोड़ सकते हैं, मतलब अलग हो सकते हैं, और या फिर वो दूसरी भी शादी यहाँ पे कर सकते हैं। उनको किसी भी तरीके का डिक्लेरेशन जो है कोर्ट से लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी मैरिज को नलीफाई करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, जैसे कि है निर्मल बोस वर्सेस ममता गुलाटी। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरीके की डिक्री की जरूरत नहीं है कोर्ट से मैरिज को वॉइड करा देने के लिए। अगर कोई वॉइड मैरिज हुई है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्रॉम द बिगनिंग वॉइड कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट केस यहाँ पे है हरमोहन वर्सेस कमल कुमार का। इसमें जो है कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई इंसान सेकंड मैरिज करता है तो फर्स्ट मैरिज की जो वाइफ है, मतलब कि जो फर्स्ट वाइफ है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी कोर्ट में जाए, सिविल कोर्ट में, और सूट फाइल करे और यहाँ पे ये कहे कि कोर्ट को कि आप जो है जो दूसरी मैरिज है उसको नल या वॉइड डिक्लेयर करो, क्योंकि जो सेकंड मैरिज है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड होती है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस है जिसका नाम है अमन लाल वर्सेस वोई बाई। ये 1959 का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि जो फर्स्ट वाइफ है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए केस फाइल कर सकती है, मतलब कि अगर किसी उसके पर्सन ने, मतलब उसके हस्बैंड ने जो है वो सेकंड मैरिज करी है तो। और ये जो केस फाइल होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होगा। अब जो थर्ड मैरिज है वो है वॉइडेबल मैरिज। इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 12 में दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के। ये कहता है कि कुछ कंडीशन है जिसमें अगर शादी होती है तो मैरिज को जो है वो वॉइडेबल मैरिज कंसिडर किया जाएगा। पहला है कि अगर मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं हुई हो, क्योंकि पार्टी जो है वो इंपॉर्टेंस हो। दूसरा ये कहता है कि अगर कंट्रवेंशन किया जाता है क्लाउज 2 ऑफ सेक्शन 5 का। तो यहाँ पे क्लाउज 2 ऑफ सेक्शन 5 ये कहता है कि कोई पर्सन अगर अनसाउंड माइंड है, ठीक है, वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है, या फिर किसी भी तरीके के मेंटल डिसऑर्डर से वो जो है वो सफ़र कर रहा हो और वो अनफिट है मैरिज के लिए या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, और उसके बाद अगर या उसको इंसैनिटी के अटैक आते हैं और फिर उसकी शादी कराई गई है। इसके बाद यहाँ पे ये है थर्ड प्रोविज़न इसका कि अगर कंसेंट जो है पार्टीज़ ने दी है और उसमें जो उसकी कंसेंट दी गई है या तो उसके द्वारा या उसके गार्जियन के द्वारा, वहाँ पे वो कंसेंट जो है ऑब्टेन की गई है फोर्स से या फ्रॉड से, तो वहाँ पे जो है वो उसकी शादी जो है वो वॉइडेबल होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी प्रोविज़न है कि अगर उसको फोर्स और फ्रॉड का पता चल गया है और तो उसको 1 साल के अंदर अंदर उस दिन से वहाँ पे मैरिज को वॉइड करने के लिए जो है पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में। फिर यहाँ पे अगर जो औरत है वो या तो मैरिज के टाइम में प्रेग्नेंट हो किसी और पर्सन से, मतलब कि पिटिशनर से नहीं हो, जिस इंसान से उसकी शादी हुई हो उसके अलावा अगर किसी और पर्सन से वो प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज और इसका उससे पता ना हो, तो वहाँ पे जो है वो मैरिज जो है वो वॉइडेबल होगी। मतलब कि जो पर्सन है जिससे उसकी शादी हुई है वो इस मैरिज को वॉइड करवा सकता है कोर्ट के पास जाके। एक तरह से जो वॉइडेबल मैरिज है वो एक तरह से वैलिड मैरिज कंसिडर की जाती है जब तक उसको अवॉइडेड नहीं किया जाए, मतलब कि जब तक उसको वॉइड ना करवा लिया जाए कोर्ट के पास जाके। यहाँ पे यही है वॉइडेबल मैरिज का कंसेप्ट कि वॉइडेबल मैरिज तब तक वैलिड रहती है जब तक उसको वॉइड नहीं करा दिया जाता कोर्ट ऑफ लॉ में जाके। ये ऑटोमेटिक जो है वो वॉइड नहीं होती, इसके लिए पार्टीज को कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाके जो भी यहाँ पे कंडीशन है वो कंडीशन दिखानी पड़ेगी कि इस कंडीशन के वजह से जो है मैरिज जो है वॉइडेबल है और इसको हमें वॉइड करवाना है। और यहाँ पे अगर कोई पार्टी जो है वॉइडेबल मैरिज के बाद दोबारा से शादी करती है तो उसको बाईगैमी के लिए लायबल किया जाएगा अगर उसने उसको पहले वॉइड नहीं करवाया है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, मतलब उसकी नलिटी नहीं करवाई हो तो। अब बात करते हैं डिस्टेंस में। तो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में हालांकि डिफरेंस समझ गए होंगे, फिर भी यहाँ पे मैं बता दूं कि वॉइड मैरिज जो है वॉइड अब इनिशियो होती है, जबकि वॉइडेबल मैरिज जो है पहले वैलिड होती है लेकिन उसको बाद में वॉइड कराया जा सकता है। पार्टीज में यहाँ पे कोई भी रिश्ता यहाँ पे क्रिएट नहीं होता वॉइड मैरिज में। वहीं बात है वॉइडेबल मैरिज की।
तो यहाँ पे पार्टीज के बीच में तब तक रिश्ता रहता है, माना जाता है, जब तक वो उसको वॉइड ना करवा लें। यहाँ पे वॉइड मैरिज में किसी भी तरीके की डिग्री की जरूरत नहीं होती कोर्ट के पास जाके, लेकिन यहाँ पे अगर वॉइडेबल मैरिज को आपको वॉइड करवाना है तो कोर्ट के पास जाके उसकी डिग्री लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे पार्टीज जो हैं वो वॉइड मैरिज में अगर वो उनकी शादी होती है तो वो दूसरा शादी कर सकते हैं, उनको किसी भी तरीके की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है कोर्ट से, वो वहीं पर दूसरी शादी कर सकते हैं, उनके लिए वो बाईगैमी के लिए गिल्टी नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई वॉइडेबल मैरिज करता है और उसके बाद फिर वो दूसरी कोई शादी करता है तो वहाँ पे वो बाईगैमी के लिए लाइबल होगा, अनटिल एंड अनलेस जो है उसने वॉइडेबल मैरिज को जो है खत्म ना करवाया हो कोर्ट के पास जाके। अब इफेक्ट की बात करें तो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से क्या इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है इस तरीके की मैरिज से, चाहे उस मैरिज को डिक्लेयर किया गया हो इनवैलिड या उसको इनवैलिड डिक्लेयर ना कराया गया हो, वो मैरिज में जो बच्चा पैदा होगा उसको लेजिटिमेट समझा जाएगा। और यहाँ पे कोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर इस तरीके की कोई मैरिज होती है तो वो सेक्शन 11 और 12 में अगर होगी तभी इस तरीके के बच्चे को जो है वो लेजिटिमेट कहा जाएगा। अगर किसी और तरीके से वॉइड या वॉइडेबल होती है तो वहाँ पे वो बच्चा जो है इलेजिटिमेट समझा जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चा होगा वो इनहेरिट कर सकता है फादर की प्रॉपर्टी से अंडर सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, बट वो कोपार्टनर इंटरेस्ट नहीं एक्वायर करेगा फादर की प्रॉपर्टी में। मतलब कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या हिंदू जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें उसका कोई भी बर्थ राइट जो है वो नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फादर और अपने मदर की प्रॉपर्टी से ही इनहेरिट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।